BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा गणित विषय में हमारा घटक है आज का घटक दूसरा, संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी समानुपात पर पिछले लेसन में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हमारा आज का भी घटक है 2.6 समानुपात और विचरण भाग दूसरा। तो सबसे पहले हमने समानुपात जाना। अब ध्यान से देखेंगे एक व्यवहारिक उदाहरण जिससे समानुपात समझने में आसानी होगी। यदि 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपये हो तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? सोचिए ध्यान से, इस प्रश्न को हल करना है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं पेंसिल के मूल्य और पेंसिल की संख्या में क्या संबंध है। तो 20 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 10 पेंसिल का मूल्य ऊपर पूछा है, अब हम 20 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा? तो 40 रुपया होगा। 5 पेंसिल का 10 रुपया, 20 पेंसिल का 40 रुपया। एक पेंसिल का, तो एक पेंसिल का 2 रुपया हुआ, क्योंकि 5 पेंसिल का 10 रुपया है तो एक पेंसिल का 2 रुपया हुआ। उसी प्रकार अलग अलग संख्या द्वारा हम पेंसिल का मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्या निष्कर्ष मिलता है? तो 8 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का 2 रुपया आया तो 8 पेंसिल का 16 रुपये हुए। इसी प्रकार 50 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? अब एक पेंसिल का 2 रुपया है, 50 पेंसिल का 100 रुपये होगा। अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न में 2 प्रमुख जानकारी है। कौन कौन सी? एक तो पेंसिल की संख्या, जो कि पहले 20 का हमने निकाला तो 40 रुपये था। तो संख्या और मूल्य, ये 2 जानकारी इस प्रश्न में है। 2 घटक है और 2 बार है। पहले पेंसिल की संख्या और मूल्य दिया गया है, बाद में पेंसिल की संख्या दी गई है, मूल्य नहीं दिया गया है। तो एक संख्या है पेंसिल की तो मूल्य 2 रुपये, 8 संख्या हुई तो 16 रुपये और 50 हुई पेंसिल की संख्या तो उसका मूल्य हुआ 100 रुपये। यहाँ पर खास बात क्या है? तो देख रहे हैं संख्या जो है पेंसिल की जिस क्रम में घट या बढ़ रही है, 20 से 1 हुआ, कम हुआ 1 से 8, 8 से 50, ठीक उसी क्रम में यहाँ पर मूल्य भी बढ़ या घट रहा है। 20 पेंसिल है 40 रुपये, पेंसिल कम हो गई तो 2 रुपया, फिर एक पेंसिल से ज़्यादा पेंसिल 8 हो गई तो भी मूल्य बढ़ गया, 50 पेंसिल हो गई तो मूल्य बढ़ गया, पेंसिल की संख्या बढ़ गई तो उनका मूल्य भी बढ़ गया। ये हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है। तो हमने अभी देखा, क्या देखा कि पेंसिल की संख्या बढ़ती है, मूल्य भी बढ़ रहा है, पेंसिल की संख्या घटती है तो मूल्य भी घटता है। जिस क्रम में पेंसिल की संख्या में परिवर्तन है उसी क्रम में उनके मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। तो जैसा एक तरफ वैसा ही दूसरी तरफ। तो
इन दोनों आंकड़ों में यानी संख्या और मूल्य के आंकड़ों में क्या संबंध है? ध्यान से देखें अगर हम, तो संख्या और मूल्य का जो अनुपात है, जितनी बार भी अनुपात है उसको हम देख लेते हैं। पहले है 20 और 40, संख्या 20 मूल्य 40, फिर संख्या 1 मूल्य 2। पहले और 20 और 40 का अनुपात देखते हैं क्या होगा, फिर 1 और 2 का अनुपात देखते हैं क्या होगा, फिर 8 और 16 का, उसी क्रम में 50 और 100 का अनुपात अगर हम चेक करें, उनको हम संक्षिप्त रूप दें तो आप देखेंगे सबका मान 1/2 के बराबर ही होगा, यानी हर अनुपात समान हुआ, यानी स्थिर हो गया। यानी जानकारियाँ अलग अलग है लेकिन उनका अनुपात जो है वो स्थिर फिक्स है। यहाँ पर अनुपात 1/2 होगा हर जानकारी में। तो जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे ही उनके मूल्य में भी परिवर्तन हुआ, उनकी संख्या और मूल्यों का अनुपात स्थिर हो गया। तो पुस्तकों की संख्या बढ़ाने पर मूल्य बढ़ता है, पुस्तकों की संख्या घटाने पर उनका मूल्य भी घट रहा है, कुल मूल्य। तो ये जो एक जैसा यह परिवर्तन है, यानी घटाने पर घटे बढ़ाने पर बढ़े, दोनों घटकों में मूल्य और संख्या में वही परिवर्तन हो रहा है, एक जैसा परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे संख्या और मूल्य समानुपात में है। तो समानुपात जो होता है यहाँ पर प्रोपोर्शन जो है हम उसको डायरेक्ट प्रपोर्शन ही मानेंगे, केवल अगर समानुपात शब्द लिखा है तो वह प्रत्यक्ष समानुपात ही होगा, इस तरह से जिसमें संख्या और मूल्य का अनुपात समान होगा। तो पुस्तकों की संख्या और मूल्य समानुपात में है। और जब भी ये समानुपात होता है इस तरह से, एक बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है, एक घटाने पर दूसरा घटता है, तो यह प्रत्यक्ष समानुपात भी है। इसी को विचरण की भाषा में प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। फर्क इतना है, विचरण को हल करते समय समीकरण बनाया जाता है, समानुपात में अनुपात को ही समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे यह विचरण है, अगर प्रत्यक्ष कैसे हुआ, तो संख्या और मूल्य प्रत्यक्ष विचरण में हुआ, क्योंकि संख्या बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ता है। तो उस प्रकार संख्या और मूल्य जो है वो प्रत्यक्ष विचरण में है। हम कहेंगे प्रत्यक्ष विचरण का मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्य बढ़ेगा, या जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा तो उतने में ज़्यादा पेंसिल की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो संख्या जो है वो मूल्य के प्रत्यक्ष विचरण में है। यहाँ पर यह जो विचरण का चिन्ह है अल्फा, इसे विचरण का चिन्ह ही कहते हैं। इस तरह लिखा जाता है, संख्या प्रत्यक्ष विचरण मूल्य। जब ऐसा संकेत लिखा है मतलब यह प्रत्यक्ष समानुपात की जानकारी है। तो अप्रत्यक्ष विचरण भी होता होगा, प्रतिलोम विचरण होता होगा, जहाँ पर अनुपात समान नहीं होता है। यह कैसे हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। इनडायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन क्या है। जैसे एक मजदूर को एक घर बनाने में 100 दिन लगते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, एक मजदूर को अगर एक घर बनाना है कहीं, तो वह 100 दिन में बना रहा है ना, 100 दिन में वह एक घर बनाता है। ठीक अगर वैसे ही 2 मजदूर अगर हमने रख दिया घर बनाने के लिए उसी घर को, तो क्या वह 100 दिन में बनाएंगे या 200 दिन में बनाएंगे? एक को 100 दिन लगता है तो क्या 2 मजदूर को 200 दिन लगेंगे? अगर हमने मजदूरों की संख्या और बढ़ा दी, 4 कर दिया, तो क्या 400 दिन लगेंगे? और मजदूर हमने 10 कर दिया तो क्या 1000 दिन लगेंगे? क्या उसी अनुपात में दिन की संख्या भी बढ़ जाएगी? और 25 मजदूर रखते हैं तो घर बनाने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझें
तो मजदूर ज़्यादा लगने पर घर बनाने में कम दिन लगेंगे। एक मजदूर को 100 दिन लग रहे हैं तो 2 मजदूर काम करेंगे तो 50 दिन में ही पूरा कर लेंगे। मजदूर बढ़े, दिनों की संख्या यहाँ पर कम हो गई। 4 मजदूर लगाएंगे तो 25 दिन में ही वह घर बन जाएगा। 10 मजदूर लगाएंगे तो वह घर 10 दिन में ही तैयार हो जाएगा। और 25 मजदूर एक साथ लगा दिए तो कितने दिन में बनेगा? 4 दिन में ही वह घर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाएं तो दिनों की संख्या में कमी आ जा रही है। तो यहाँ पर 2 जानकारी है, मजदूर और दिन। और हमने देखा कि मजदूरों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या नहीं बढ़ रही है, वो तो घट रही है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, उसका उल्टा काम हो रहा है। तो संबंध क्या है? अब हम मजदूर और दिन का अनुपात चेक करते हैं। पहली जानकारी में 1 मजदूर और 100 दिन, अनुपात हुआ 1/100। चौथी जानकारी में 10 मजदूर 10 दिन, इनका अनुपात हुआ घट गया 1। तो पहले जोड़ी का अनुपात तो 1/100 है, दूसरे का 1। इसका मतलब अनुपात यहाँ पर समान नहीं है। तो मजदूर और दिनों की संख्या समानुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष विचरण में नहीं है, क्योंकि उनका अनुपात स्थिर नहीं है। अभी हमने इसके पहले देखा स्थिर होना चाहिए अनुपात। तो यहाँ पर क्या गुणधर्म मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर। अब हम गुणा करके देखते हैं इन जानकारियों का, मजदूर और दिन का। 1 और 100 का गुणा 100, 2 और 50 का गुणनफल 100, 4 और 25 का गुणनफल भी 100, और 10 और 10 का गुणनफल भी 100 ही हुआ। यहाँ पर स्थिर हो गया, लेकिन अनुपात नहीं, गुणनफल। तो मजदूरों और दिनों की संख्या में विलोमानुपात है, प्रतिलोम विचरण है। ये कैसे पता चलेगा? तो उनका गुणनफल जो है वो स्थिर होगा। उसी प्रकार अगर एक्स मजदूर हैं और वाई दिन लग रहे हैं तो उनमें संबंध आएगा कि x और जो y है उनका गुणनफल स्थिर होगा। एक्स वाई जो भी है वो स्थिर आएगा हमेशा। तो x बदलेंगे तो y भी बदलेगा, लेकिन x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, गुणनफल स्थिर होगा। तो स्थिरांक को, कांस्टेंट को हम k मान सकते हैं प्रश्नानुसार। तो अभी इस पर हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, केवल ध्यान रखना है कि जानकारियों में जो हमारी राशियां हैं उनका गुणनफल स्थिर है या उनका भाग या अनुपात स्थिर है, ये ध्यान रखकर प्रश्न हल होता है। तो x और y यहाँ पर प्रतिलोम विचरण में है। विचरण के चिन्ह में कैसे लिखेंगे? तो प्रतिलोम विचरण शब्दों में है, तो विचरण का चिन्ह लगाकर लिखेंगे तो हम उसको x विचरण y न लिखकर x y का प्रतिलोम है विचरण, तो इस तरह से 1 बटा कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। y बटा 1 को 1 बटा y, ये हो गया प्रतिलोम विचरण, क्योंकि यहाँ पर x और y का गुणनफल स्थिर हो जाएगा। तो x गुणे y यहाँ पर स्थिर रहेगा। तो विचरण का यह समीकरण बनता है। विचरण का चिन्ह हटेगा, गुणा लगेगा तो स्थिर पद के आ जाएगा। तो गुणा करने पर स्थिर पद आता है, स्थिर पद, और समानुपात में भाग देने पर अनुपात जो है वो स्थिर रहता है। ये हमें ध्यान रखना है, इन्हीं पर आधारित हमारे प्रश्न होंगे। कुछ जरूरी बात देखते हैं। विचरण के संबंध में अधिक जानकारी अगर बच्चों आपको लेना है और तो हमारी कक्षा 8वीं बीएमसी वीटीसी चैनल के कक्षा 8वीं के गणित विषय में जो प्रकरण पाठ है वह 7वां क्रमांक का प्रकरण या पाठ, उसमें विचरण एक पाठ है, उसका भाग 1 और भाग 2 का वीडियो देखिए।
तो आपको विचरण को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। निश्चित ही आप ये वीडियो देखिए। कक्षा 8वीं गणित विषय का पाठ 8वां। चलते हैं नमूना प्रश्न की ओर। नमूना प्रश्न में पहला प्रश्न 25 छात्रों का खर्च 625 रुपये हो तो 40 छात्रों के यात्रा का खर्च बता दिया गया है कि 25 छात्रों की यात्रा का खर्च 625 रुपये है, तो 40 छात्रों के यात्रा का खर्च बताओ। ऑप्शन में पहला 2000, दूसरा 1000, तीसरा 725 और चौथा 1025 रुपये है। जो भी सही होगा उसे हम हल करके प्राप्त करेंगे और फिर नीचे उत्तर में उस क्रमांक को चुनेंगे, उस पर्याय को। सबसे पहले हम जो राशियां दी गई हैं, 2 छात्र और खर्च, उनका एक टेबल बनाते हैं। छात्र 25 हैं, खर्च हुआ 625 रुपये। अब छात्र अगर ज़्यादा हैं, 40 बढ़ रहे हैं, तो खर्च कितना होगा, x मान लिया हमने। अब इस जानकारी के हिसाब से छात्रों की संख्या बढ़ गई तो क्या खर्च कम होगा या बढ़ेगा? तो निश्चित है कि छात्र बढ़ गए तो खर्च भी बढ़ेगा। यहाँ पर यही हमें समझना जरूरी है कि प्रश्न किस प्रकार का है। तो यहाँ हमने देखा यह जो प्रश्न है वो समानुपात का ही है। तो समानुपात होने पर हम दोनों जानकारियों का अनुपात लेकर उसे बराबर करेंगे। बटे के रूप में अनुपात ही स्थिर होगा क्योंकि यह प्रत्यक्ष विचरण या समानुपात का प्रश्न है। हल करने के लिए 25 गुणे x तिरछा गुणा 625 गुणे 40। तो 25 गुणे x और 625 गुणे 40। x का मान आया 25, दूसरी तरफ पक्षांतर हो गया, कट जाएगा। 25 से 25 बार और फिर 25 गुणे 40 बच गया। 25 चौका 100, 1 0 और 1000। तो 40 छात्रों का कुल खर्च 1000 रुपये होगा और हमारे ऑप्शन में ये दूसरा है, तो हम दूसरे पर्याय को चुनेंगे। तो हमने बटे के रूप में लिखकर इसे हल किया छात्र और खर्च की संख्या को, क्योंकि हमने जाना कि छात्र बढ़ेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा, समानुपात है, तो बटे के रूप में लिखेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 12 मजदूरों को एक काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं, तो उसी काम को 8 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 18 दिन या 20 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन जो भी होगा हल करने के बाद उसे चुनेंगे और नीचे दिए गए पर्याय में उस उत्तर को भरेंगे। 2 जानकारी है, मजदूर और दिन। पहले हम जानकारी को लिख लेते हैं, सारणीनुमा रचना करते हैं। 12 मजदूर, 12 दिन, 8 मजदूर, कितने दिन पूछा गया है, हम मान लेते हैं x। अब यह प्रश्न का अनुपात चेक कीजिए। मजदूर बढ़ाने पर काम जल्दी पूरा होगा, मजदूर घटाने पर दिन बढ़ जाएगा, अर्थात एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा। पहले 12 मजदूर थे, 12 दिन में कर रहे थे, अब मजदूर 8 हो गए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, ज़्यादा दिन में काम पूरा होगा। यह अप्रत्यक्ष विचरण है या विलोम अनुपात है। इसलिए यहाँ पर हम भाग या बटे को समान न करके क्या करेंगे, विलोमानुपात में क्या करते हैं, क्या स्थिर होता है, उनका गुणनफल। तो मजदूर और दिन का गुणनफल स्थिर होगा, तो हम सीधे उसे एक समीकरण के रूप में लिख देंगे। 12 गुणे 12 बराबर होगा 8 गुणे x। अब हम x को हल करेंगे, ज्ञात करेंगे।
तो x बराबर 12 दूसरे पक्ष में चले गया, भाग के रूप में 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, फिर 2 से 2 छंग 12 हो गया x बराबर 6 गुणे 3 और मान आया 18। x का मान 18 मतलब 8 मजदूर 18 दिन में काम पूरा करेंगे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो हम तीसरे पर्याय को क्या करेंगे, पेन से डार्क कर देंगे। तो यह रहा दूसरा प्रश्न। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। हमने दोनों प्रकार के उदाहरण देखे, समानुपात विलोमानुपात के। अब देखते हैं, आम की पेटियां भरनी है, मतलब आम है, पेटियां हैं। एक पेटी में 36 आम अगर भरते हैं तो 60 पेटियों में सारा आम भरा जाता है। यदि प्रत्येक पेटी में 48 आम भर देते हैं, यानी पेटी में आम की संख्या बढ़ा दिया, तो कितनी पेटी लगेगी? तो आम की संख्या बढ़ा दिया तो पेटी ज़्यादा लगेगी या कम? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसी पर हमारा प्रश्न हल करने का तरीका निर्भर करेगा। उत्तर के ऑप्शन 30, 40, 35 और 45 में से कौन सा होगा, उसे हल करके देखना है। सबसे पहले जो जानकारी है पेटी और आम की संख्या, उसको हम लिख लेते हैं। पहले है 36 पेटी और उसमें हर पेटी में 36 आम है, 60 पेटी लगते हैं। दूसरी जानकारी में हर पेटी में 48 आम भरे जाएंगे, तो आम की संख्या 48 है। पेटी की संख्या कितनी होगी, तो उसे हम मान लेते हैं x। तो हमने समझा यहाँ पर कि जैसे जैसे आम की संख्या बढ़ाएंगे हर पेटी में, पेटियों की संख्या कम होती आएगी। कम पेटी में हम ज़्यादा आम भर दे लेंगे तो पेटियों की संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब पेटी की संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा होगी तो हर पेटी में आम कम होगा, और पेटी की संख्या कम है तो हर पेटी में आम ज़्यादा भरा गया होगा। तो उल्टा काम हो रहा है, विलोमानुपात है ये। तो यहाँ पर अनुपात समान न होकर उसका गुणनफल हम चेक करेंगे। तो पेटी और आम का गुणनफल एक तरफ, दूसरी तरफ भी वैसे ही, और फिर प्रश्न का समीकरण हल करेंगे। x बराबर 60 गुणे 36 बटे 48 हो जाएगा। पक्षांतर करते ही 12 के पहाड़े में अगर हम चेक करें, 12 चौक 48, 12 तियाँ 36, फिर 4 से 60 भी कट जाएगा। 15 बार 15 गुणा 3 मिला हमें x का मान, जो कि किसके बराबर है, 45 के। और 45 जो है ऑप्शन में चौथे क्रमांक पर है, तो चौथा ऑप्शन हम चुनेंगे और उसे भर देंगे। तो इस तरह से यह विलोमानुपात का भी प्रश्न हुआ। अगला जो घटक होगा बच्चों हमारा, दूसरे घटक का 7वां भाग 2.7 औसत पर आधारित हमारा अगला वीडियो होगा, उसे ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।